नमस्ते दोस्तों, मैं श्रेयस बढ़िया आप सबका मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम इस वीडियो लेक्चर में 16 जनवरी के करंट अफेयर्स पढ़ेंगे जो कि पीआईबी, हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस जैसे सोर्सेज से होंगे। उसी के साथ साथ इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा क्योंकि इस वीडियो के एंड में हम इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यूज है रिलेटेड टू टुडेज करंट अफेयर वो भी सॉल्व करेंगे और आपको उसके आंसर भी देने हैं। तो चलिए आज के करंट अफेयर की शुरुआत करें। हमें जो सबसे पहला करंट अफेयर्स देखने मिलता है वो है इंडिया मालदीव्स के बायलैटरल रिलेशंस को लेके। ये आता है सिलेबस में इंटरनेशनल रिलेशन के। रिसेंटली हुआ क्या है कि मालदीवन डेलीगेशंस जो होते हैं उन्होंने ये प्रपोज किया, अभी तक सिर्फ प्रपोज किया है कि जो इंडिया के ट्रूप्स है उन्हें 15 मार्च 2024 तक यहाँ से बाहर कर दिया जाए, यहाँ से रिमूव कर दिया जाए मालदीव्स से। अगर देखा गया तो ये फर्स्ट इंडियन मालदीव्स हाई लेवल कोर ग्रुप की मीटिंग थी और ये फर्स्ट मीटिंग में ही इस तरह के चीज़ें प्रपोज की गई है। बैकग्राउंड इसका अगर देखा गया तो डेडलाइन कहीं भी ऑफिशियल स्टेटमेंट में अब तक फॉरेन ऑफिसेस के दोनों भी देशों के मिली नहीं है, बट ऐसी चीज़ें अब तक प्रपोज की गई है, इसलिए ये हमारे करंट अफेयर का टॉपिक यहाँ पे बनते हुए हमें दिख रहा है। अब इसमें हुआ क्या है, इंडिया मालदीव्स के बायलैटरल रिलेशन को हम देख लेते हैं। उसके पहले आपको ये दिखा दूं कि ये जो आप देख रहे हैं ये मालदीव्स के आइलैंड्स का एक मैप है। इंडिया के ये साउथ में आपको देखने मिलता है मालदीव्स, उसके अलावा अरेबियन सी जो इंडिया से होते हुए जाता है वो यहाँ भी आपको देखने मिलेगा और इंडियन ओशन भी देखने मिलेगा। मालदीव्स इंडिया के बहुत पास रहने वाला एक देश है। इंडिया और मालदीव्स के रिलेशन की अगर बात करें तो इंडिया मालदीव्स एक दूसरे के साथ एथनिक हो या लिंग्विस्टिक यानी लैंग्वेज के बेसिस पे हो या फिर कल्चर यानी संस्कृति के बेसिस पे हो, हमारी संस्कृति जो है वो यानी हमारे कल्चर की बात हो या रिलीजन की बात हो या कमर्शियल यानी व्यापार की बात हो, इंडिया और मालदीव्स बहुत अच्छे रिलेशन एक दूसरे से रखता है। इंडिया काफ़ी क्लोज है, कॉर्डियल रिलेशन रखता है और ऐसा नहीं कि एक ही दिशा में उनके रिलेशन है, काफ़ी उनके अलग अलग रिलेशन से, अलग अलग डायमेंशन से रिलेटेड रिलेशन है, बहुत सारे अलग अलग इंडिया और मालदीव्स के बीच में अच्छे रिलेशंस रहे हैं। जब मालदीव्स को 1965 में फ्रीडम मिला था तो इंडिया पहला देश बना जिसने मालदीव्स को रिकॉग्नाइज, पहले देशों में से एक था। जो जो देश थे ना जिन्होंने बोला कि मालदीव्स को हम कंट्री करके रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, उनमें से एक इंडिया भी था और तब से इंडिया ने बहुत अच्छे डिप्लोमेटिक रिलेशन मालदीव्स के साथ बना के रखे। मालदीव्स की बात करें तो इंडिया के वेस्ट कोस्ट में आपको देखने मिलता है और ये बहुत दूर नहीं है, इंडिया से 70 नॉटिकल माइल्स दूर है मिनिकॉय से, लक्षद्वीप मिनिकॉय से ये इतने पास में आपको देखने मिलता है। इसके अलावा 300 नॉटिकल माइल्स ये इंडिया के वेस्ट कोस्ट से है, इंडिया की जो कोस्ट है उससे भी काफ़ी पास में है ये। और अगर बात करें तो जो लक्षद्वीप और मिनिकॉय आइलैंड्स दिखते हैं उससे भी काफ़ी पास में 70 नॉटिकल माइल्स है वहाँ से, तो इतना पास में ही आपको देखने मिलता है। अब जो सिचुएशन है वो ऐसी है कि काफ़ी सारे जो कमर्शियल सी लेन्स है वो यहीं से जाके गुजरते हैं इंडियन ओशन में। हमारे मालदीव्स यानी हमारे और जो भी देशों के बीच में व्यापार चलेंगे समंदर के रास्ते वो कहीं ना कहीं मालदीव्स से ही होते हुए जाते हैं इंडियन ओशन में। पर्टिकुलरली 8 डिग्री नॉर्थ से 1.5 डिग्री नॉर्थ चैनल तक ये देखने मिलते हैं। तो मालदीव्स की भी लोकेशन आपको यही देखने मिलते हैं, जैसे ये 0 डिग्री इक्वेटर है, 1.5 डिग्री यहाँ से लगभग शुरू होगा और ऊपर आपको 8 डिग्री नॉर्थ तक देखने मिलेगा। तो यहाँ से हमारी काफ़ी सारी लेन्स भी गुजरती है। इंडिया की पोजीशन जो है मालदीव्स के साथ वो काफ़ी अच्छी रही है और हमारे रिलेशन हर एरिया में, वर्चुअली बहुत सारे एरिया में देखने मिलते हैं दोनों के। उसके साथ साथ इंडिया की जो स्ट्रेटेजिक रोल रहा है वो ये है कि इंडिया एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर भी है मालदीव्स के लिए। अब इंडिया के जैसे साउथ में आता है, इंडिया की नेवी तो हर जगह तैनात होगी, उसी के साथ साथ इंडिया की जो भी आर्म फोर्सेस है वो भी कहीं ना कहीं इंडिया की रखवाली करते, तो उसमें मालदीव्स की भी रखवाली हो जाती है क्योंकि मालदीव्स जो होता है वो हमारे आसपास ही है। तो ये मालदीव्स को इसका काफ़ी फ़ायदा भी होता है। नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर जो है वो मालदीव्स के लिए इंडिया है। मालदीव्स के गवर्नमेंट की हमेशा पॉलिसी रही है इंडिया फर्स्ट, हम सबसे पहले इंडिया को ही महत्व देंगे, ऐसा सभी देशों में ये भी उनकी पहले से पॉलिसी रही है। अब हुआ क्या है, और इसी के अलावा हम कहेंगे कि हमारे देशों के, दोनों देशों के जो भी मिनिस्टर्स हैं उनका भी आना जाना चलते रहता है। जैसे हम कहेंगे कि पीएम मोदी जी जो है वो 17 नवंबर 2018 को एक इनॉग्रेशन सेरेमनी में गए थे प्रेसिडेंट इब्राहिम मोहम्मद सोली की, यानी हम कहेंगे कि प्रेसिडेंट के भी इनॉग्रेशन सेरेमनी में हमारे पीएम जाके आ चुके हैं। उसके अलावा जो फॉरेन मिनिस्टर है अब्दुल्ला शाहिद,
वो भी उन्होंने भी ऑफिशियल विजिट दी थी इंडिया को नवंबर 2018 में, तो ये भी आपको देखने मिलता है। तो हमारे मिनिस्टर्स का आना जाना ये चलते हुए दिखता है मालदीव्स और इंडिया के बीच में। व्यापार की अगर बात करें तो इंडिया और मालदीव्स ने एक ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया 1981 से, जिससे वो एक्सपोर्ट करता है, विच प्रोवाइड्स फॉर द एक्सपोर्ट ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज। ये कंट्रीज जो होती है वो एक्सपोर्ट करते रहती है अपने यहाँ से जो इंपॉर्टेंट कमोडिटीज है, जो जरूरी कमोडिटीज है उसको। उसके अलावा हम कहेंगे कि मॉडेस्ट बिगिनिंग्स से अगर शुरू करें तो इंडिया मालदीव्स यानी आराम आराम से ये रिलेशन बनते गए और ट्रेड के रिलेशन 2020 में इतने अच्छे बन गए कि अगर हम यूएस डॉलर की बात करें तो डॉलर 213.91 मिलियन का हमने ट्रेड किया है मालदीव्स के साथ। यानी हम कहेंगे कि हेवीली इन फेवर ऑफ इंडिया रहा है ये, तो काफी अच्छा एक रिलेशन हमें यहाँ पे देखने मिला है। अगर हम इन दो देशों के डिफेंस की भी बात करें तो इंडिया जो होता है वो काफी एक ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज देता है मालदीवियन नेशनल डिफेंस फोर्सेस को, MNFD को। यानी हम कहेंगे अराउंड 70% उनका जो डिफेंस ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट्स है वो इंडिया पूरी कर लेता है। उसी के चलते हम कहेंगे कि एक डिफेंस के लिए इंडिया के पास एक कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन प्लान भी है, जो कि अप्रैल 2016 में ही साइन किया गया था। ये डिफेंस से रिलेटेड भी हमारे रिलेशन बहुत अच्छे रहे। अगर हम बोले टूरिज्म तो इंडिया ये टॉप मार्केट रहा है फॉर मालदीव्स टूरिज्म 2022 में। ऐसा कहा जाता है कि लगभग 2,40,000 अराइवल्स हुए इंडिया से मालदीव्स में। तो मालदीव्स को काफ़ी एक फ़ायदा था इंडिया के टूरिज्म का भी। और अगर देखा गया तो काफ़ी सारे ऑपरेशंस भी मालदीव्स में इंडिया ने चलाए, जैसे ऑपरेशन कैक्टस 1988 में चलाया था। इसकी अगर बात करें तो इंडियन आर्म फोर्सेस जो होते हैं उन्होंने जो गवर्नमेंट ऑफ मालदीव है उसकी हेल्प की थी, जो भी कूप हो रहा था उनके खिलाफ उसको ठीक करने में देश में। दूसरा ऑपरेशन नीर 2014 में चलाया गया। ऑपरेशन नीर में इंडिया ने ड्रिंकिंग वाटर मालदीव को सप्लाई किया था जब उनके पास पीने के लिए पानी नहीं था। ऑपरेशन संजीवनी, इंडिया ने 6.2 टन्स ऑफ एसेंशियल मेडिसिन मालदीव्स को प्रोवाइड की थी अंडर ऑपरेशन संजीवनी, और ये था कोविड-19 के खिलाफ जो जंग चल रही थी उसमें हमारी हेल्प। तो ये इस तरह से हमारे मालदीव्स के साथ काफ़ी अच्छे रिलेशन रहे, जो कि हमें फर्स्ट टॉपिक हमारे करंट अफेयर के उसमें पता चलता है, और इसका सोर्स था इंडियन एक्सप्रेस। चलिए अब दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आज के करंट अफेयर्स का दूसरा टॉपिक है वन व्हीकल वन फास्टैग। फास्टैग तो आप सबने नाम सुना ही है, तो गवर्नमेंट स्कीम्स में से इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। रिसेंटली NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इन्होंने वन व्हीकल वन फास्टैग इनिशिएटिव लाया है, जिससे नेशनल हाईवे एक्सपीरियंसेस और अच्छे हो सके। NHAI जो है वो एनकरेज कर रहा है फास्टैग यूजर्स को कि वो KYC को पूरा करे, नो योर कस्टमर की जो प्रोसेस है उसको पूरा करे फॉर देयर लेटेस्ट फास्टैग बाय अपडेटिंग KYC। RBI के गाइडलाइंस के चलते ये कहा जा रहा है कि जो भी फास्टैग के जो भी हम कहेंगे कि KYC प्रोसेस है उसे किया जाए जल्द से जल्द। फास्टैग जो होता है उसमें वैलिड बैलेंसेस जिसमें है, बट जो KYC नहीं किया है वो डीएक्टिवेट हो जाएंगे और वो ब्लैक लिस्ट हो जाएंगे बैंक के द्वारा 31 जनवरी 2024 तक। तो फास्टैग का आपको अपने KYC करना ज़रूरी है। और NHAI जो होता है उन्होंने ये जो इनिशिएटिव लिया है ये काफ़ी रिपोर्ट्स के चलते लिया है। जैसे फास्टैग जो होते हैं वो इशू किए जा रहे हैं फॉर अ पर्टिकुलर व्हीकल एंड फास्टैग जो है इशू किए जा रहे हैं विदाउट KYC के चलते यहाँ पे जो फास्टैग इशू करना है ये एक व्हीकल पे मल्टीपल किए जा रहे हैं, काफ़ी सारे किए जा रहे हैं। तो ये ठीक नहीं है, ये वॉयलेशन है RBI के गाइडलाइन का, ये नहीं तो KYC ना कराना ये वॉयलेशन है। तो एक गाड़ी पे एक ही फास्टैग रहे यही अच्छा है। तो वन व्हीकल वन फास्टैग है क्या, ये लॉन्च किया गया है 1 दिसंबर 2019 को। इसको लॉन्च करती है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम जो होता है और ज़्यादा एफिशिएंटली चले, सीमलेस मूवमेंट हो टोल प्लाजाज में। एक से ज़्यादा आपके गाड़ी पे फास्टैग रजिस्टर्ड होते हैं फिर वो सिस्टम में और ज़्यादा प्रॉब्लम जाते हैं, फिर वो ठीक से काम नहीं कर पाता है, काफ़ी टाइम भी लगाता है। तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, इसलिए ये इनिशिएटिव लिया जा रहा है। सैलेंट फीचर्स ये है कि ये जो स्कीम होती है इससे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जो है देश में वो यूनिफाई कर देंगे, एक गाड़ी के लिए एक ही रहेगा और हर जितने भी व्हीकल हैं वो पूरे नेशन में कहीं भी चल पाएंगे विदाउट वरिंग, यानी उन्हें टोल प्लाजास पे खड़े भी नहीं रहना पड़ेगा। डायरेक्टली आपके फास्टैग के थ्रू आपका जो भी बैलेंस है वो कट हो जाएगा और फिर आप वहाँ से आराम से ट्रैवल कर पाएंगे। फास्टैग जो है ये रीलोडेबल टैग है जो आपका ऑटोमेटिक डिडक्शन करता है। आपको तो पता है, आपको रुकना भी नहीं पड़ेगा, अपने आप गेट खुल जाएगा, पैसे डिडक्ट हो जाएंगे और आप वहाँ से निकल जाएंगे।
यहाँ पे आपके प्रीपेड अकाउंट से लिंक होता है जिसमें आप बैलेंस भी डाल सकते हैं। और टैग्स जो होते हैं वो रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन RFID टेक्नोलॉजी को यूज करता है। ये एक विंड स्क्रीन जो होती है आपके गाड़ी की उस पर लगाया जाता है फास्टैग, ये सब आपने देखा ही होगा। उसके अलावा इसका मेन एम क्या है, फास्टैग जो है उसका मेन एम है डिजिटली इंटीग्रेट करना कलेक्शन ऑफ टोल प्लाजाज। यानी हम कहेंगे कि सीमलेस मोबिलिटी हो, डिजिटली कलेक्शन भी हो जाए टोल टैक्सेस पे, टोल प्लाजाज पे, और इजीली आप एक जगह से दूसरी जगह मूव भी कर पाए। गवर्नमेंट जो होती है ये फास्टैग स्कीम को इनिशिएट करती है ताकि जो चैलेंजेस थे, जैसे हम कहेंगे कि GST, ई-वे बिल सिस्टम हो गया, ये सब चीज़ें यहाँ पे ना हो। यानी ज़्यादातर जो भी प्रॉब्लम्स जा रहे हैं बिलिंग को लेके, ये वो सब प्रॉब्लम यहाँ पे आपके सॉल्व हो जाए, इसीलिए ये आपको दिया जाता है। वहीं पे है कि भाई जो भी प्रॉब्लम्स है वो सब ना हो और सीमलेसली आप एक जगह से दूसरी जगह जा पाए, इसीलिए ये लाया जाता है। बेनिफिट्स क्या है, इससे एयर पोल्यूशन कम होता है क्योंकि आपकी गाड़ी ज़्यादा देर खड़ी नहीं रहेगी, और आपका जो पेपर का इस्तेमाल भी कम हो जाता है क्योंकि आप टोल प्लाजा पे खड़े रहेंगे, फिर आप पैसे पे करेंगे, फिर वहाँ से पेपर निकलेगा और पेपर की रिसीट आएगी जिससे आपके पेपर भी वेस्ट होते हैं। तो हम कहेंगे नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड आपको दिया जाता है, इससे आपको इसकी ज़रूरत नहीं है पेपर की। उसी के अलावा इट विल ऑल्सो रिड्यूस टोल पेमेंट हैसलेस। हम कहेंगे एक तरह से बेटर हाईवे मैनेजमेंट हो सकता है। यानी हम कहेंगे कि काफ़ी सारे तकलीफें थी उसमें, फिर आपको चेंज दो, ये करो, वो करो, पैसे वापस करो, वो सब भी खत्म हो जाएगा और ईज ऑफ पेमेंट हो जाता है। आपको कैश भी कैरी करने की ज़रूरत नहीं, अपने आप ट्रांजैक्शन हो जाएगा, आप वहाँ से निकल भी जाएंगे। नहीं तो पहले टेंशन रहता था कि चिल्लर लेके घूमना है, टैक्स कैश लेके घूमना है। ये सब प्रॉब्लम्स आपके फास्टैग ने कहीं ना कहीं सॉल्व कर दिए हैं। ये जो हमारा करंट अफेयर था, करंट अफेयर सेकेंड नंबर का न्यूज़ था, 1 व्हीकल 1 फास्टैग। ये जो गवर्नमेंट की स्कीम है, इसके लिए जो सोर्स हमें मिला है, जिस सोर्स से करंट अफेयर उठाया गया है, वो है PIB, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। अब हम थर्ड करंट अफेयर की तरफ जा रहे हैं, दैट इज इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जो इसका सिलेबस आता है गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स में। रिसेंटली इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक जो होता है, उन्होंने अपना माइलस्टोन अचीव किया है, 8 करोड़ कस्टमर्स बन गए हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक्स के। जब से ये आया है तो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक जो होता है ये हमेशा आपको बहुत अच्छा अफोर्डेबल बैंकिंग सॉल्यूशन देता है, बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं, और इंडिया के हर कॉर्नर में आपको देखने मिलता है। इसको अचीव करना था जो भी टारगेट, इसमें इन्होंने बहुत एक अच्छा माइलस्टोन अचीव किया, 8 करोड़ कस्टमर उनके बन चुके हैं। तो वही है कि इस पे लोगों ने अपना कॉन्फिडेंस दिखाया, अपना भरोसा दिखाया, अपना ट्रस्ट दिखाया। तो ये अगर हम इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की बात करें तो ये लॉन्च किया गया था 2018 में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को इसको गवर्न करता है। उसके अलावा 100% इक्विटी गवर्नमेंट की ही है, कोई प्राइवेट इसमें इन्वॉल्व नहीं है, प्राइवेट प्लेयर्स इसमें इन्वॉल्व नहीं है। पेमेंट बैंक है, पोस्टल डिपार्टमेंट इसको चलाता है, इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट। उसके अलावा इसका नेटवर्क जो होता है पोस्ट ऑफिस से चलाया जाता है, नियरली 4 लाख पोस्टमैन इस पे काम करते हैं। ऑब्जेक्टिव है कि एक्सेसिबल, अफोर्डेबल, ट्रस्टेड बैंक बनाना कॉमन मैन के लिए। इंडिया में बहुत महंगी महंगी बैंक्स है, बहुत महंगे महंगे सब चीज़ें, उसको एक सस्ते में लोगों तक पहुंचाना, यही उसका ऑब्जेक्टिव था। जिस ग्रुप पे ये जाता है वो है, जिस जिस चीज़ पे फोकस करता है वो है सर्विसेज हर सिटीजन को अवेलेबल हो। मेनली हम कहेंगे जो सोशल सेक्टर बेनिफिशियरीज हैं वो लोग हो गए, या फिर हम कहेंगे माइग्रेंट लेबरर्स जो है उनको, या अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स को भी मिल जाए जो ऑर्गेनाइज्ड भी नहीं है, या फिर हम कहेंगे कि जिनको कहीं ना कहीं पैसे की ज़रूरत पड़ती रहती है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस को भी इजीली, पंचायत, लो इनकम हाउस होल्ड वालों को भी मिल जाए। तो इस तरह से रूरल एरियाज़ में काफ़ी सारे लोगों को ये अवेलेबल हो जाए, फिर रूरल एरिया हो या अर्बन एरिया हो, हर जगह कहीं ना कहीं लोगों को इजीली फाइनेंस अवेलेबल हो जाए। इसके लिए इंडियन पोस्टल जो बैंक है वो काम कर रहा है, पोस्ट पेमेंट्स बैंक इसके लिए काम कर रहा है। अब इसका काम देखते हैं IPPB का, वही है इंडियन पोस्ट जो है पेमेंट बैंक। इसकी अगर हम बात करें तो ये डिपॉजिट्स भी लेता है, आपको रेमिटेंसेस सर्विसेज भी देता है, दैट इज RD, और ये सब भी आपको सर्विसेज देता है। आप डिपॉजिट भी कर सकते हो और अच्छे इंटरेस्ट रेट में आप अपना पैसा वापस भी निकाल सकते हो। मोबाइल बैंकिंग भी यहाँ पे, थर्ड पार्टी फंड ट्रांसफर भी हो सकता है, कोई और भी थर्ड पार्टी आपके इसमें फंड ट्रांसफर कर सकता है। 3 टाइप के सेविंग अकाउंट्स यहाँ पे, एक रेगुलर अकाउंट है जिसको सफल कहा जाता है, दूसरा बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट है जिसमें आप डिपॉजिट करते हो, ये होता है सुगम, और तीसरा है सरल, दैट इज BSBDA स्मॉल, ये होता है सरल। तो हम कहेंगे कहीं ना कहीं 3 आपके पास ये देखने मिलता है। तो BCSBDA छोटा वाला अकाउंट, यानी BCSBDA एंड बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट, बट छोटा वाला स्मॉल इसलिए सरल। तो छोटा अकाउंट भी आप वहाँ ओपन कर सकते हो। मैक्सिमम लिमिट जो है डिपॉजिट की करंट एंड सेविंग अकाउंट्स की वो है 1 लाख रुपए।
तो मैक्सिमम आप डिपॉजिट कर सकते हैं इतना, और बैंक आपको 4% इंटरेस्ट रेट से यहाँ पे सेविंग अकाउंट पे पैसे देती है। यानी 1 लाख पे आपको अगर 4% हम देखें तो आपको 4,000 रुपये मिलते रहेंगे। बहुत अच्छा एक आपको बेनिफिट मिलता है। उसके अलावा ये डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड्स भी इशू करती है, ये क्रेडिट कार्ड इशू नहीं करती है, ये याद रखेगा, और ये लोन भी नहीं दे सकती हैं। इट प्रोवाइड सोशल सिक्योरिटी पेमेंट, जैसे कि मनरेगा के वेजेस जो है ये भी ये करा सकते हैं। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो होते हैं सब्सिडी के थ्रू। इसके अलावा आपको क्यूआर कोड बेस्ड बायोमेट्रिक कार्ड्स भी ये लोग प्रोवाइड करते हैं, जिसमें क्यूआर कोड आपको देखने मिलते हैं। इसमें यूनिक क्यूआर कोड्स भी आपको देखने मिलते हैं। अब इसका सिग्निफिकेंस अगर देखा गया तो ये आपको काफ़ी अच्छी सर्विसेज देता है और इंडिया को एक बहुत अच्छी इकोनॉमी बनाने की तरफ ये लेके जा सकता है, लेस कैश इकोनॉमी बना सकता है, डिजिटल इंडिया के और आपको लेके जा सकता है। जैसे आपने देखा सर्विसेज में काफ़ी सारी चीज़ें डिजिटल देखने मिलती है पोस्ट ऑफिस के, तो पोस्ट बैंक्स के, तो ये बहुत अच्छी एक चीज़ें आपको प्रोवाइड कर सकता है। और इसका जो सोर्स था जो हमने पढ़ा, इंडियन पोस्ट पेमेंट्स बैंक, इसका सोर्स आता है PIB, दैट इज प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। अगला जो करंट अफेयर में हमें देखने मिलता है टॉपिक, वो है पोंगल, और ये मिलता है आर्ट एंड कल्चर के सिलेबस से। रिसेंटली पीएम जो है, प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने अपनी बेस्ट विशेस भेजी ऑन द ओकेजन ऑफ पोंगल। अब पोंगल है क्या? तो कल्चरल सेलिब्रेशंस जो होते हैं वो इंडिया के अलग अलग स्टेट्स में किए जाते हैं 14 जनवरी को, 14 जनवरी को। अगर देखा गया तो मकर संक्रांति, पोंगल, माघ, बिहू एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ऐसे अलग अलग फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं। तो बहुत सारे हिंदू फेस्टिवल्स जो है उसकी जो डेट है फेस्टिवल्स की वो इसी दिन फिक्स की गई है, और ये मेनली जो है इस साल इसको 15 जनवरी को कुछ पार्ट्स में इंडिया के सेलिब्रेट किया गया है। जैसे कि 2024 एक लीप ईयर है, ये हम जानते हैं, इसलिए अब 15 जनवरी को ये सेलिब्रेट किया गया है, क्योंकि अगले वक्त आपको 29 फरवरी तक का आपको ये दिन देखने मिलेंगे, तो इसीलिए इस बार इसको 15 फरवरी पे शिफ्ट हो जाता है ये। अगर देखा गया तो यहाँ आप अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग नाम से सेलिब्रेट होने वाले जो फेस्टिवल्स है उसको देख सकते हैं इस वीडियो को पॉज करके, और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हुआ तो आप अपने ब्लैंक मैप पे भी इसे मार्क कर लीजिएगा, ये आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा एग्जाम में। अगर हम पोंगल की बात करें तो पोंगल को सेलिब्रेट किया जाता है कुछ नए क्रॉप को डिस्ट्रीब्यूट करके, ये इसे कहा जाता है शंकर कराई पोंगल। शंकर कराई पोंगल जो होता है ये बेसिकली राइस होता है जिसको मिल्क और जैगरी में कुक किया जाता है, और ये फिर लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, और इस तरह से पोंगल बनाया जाता है। काफ़ी जगह कहा जाता है तिड़गुड़ खा आणि गोड़ गोड़ बोला, दैट इज़ इन मराठी। तो यही सब चीज़ें आपको देखने मिलती हैं, तो ये सब यहाँ आपको देखने मिलेगा। उसके अलावा जो डे होता है इसमें हम कहेंगे कि एक सीज़न भी चेंज होता है, ये भी हमें देखने मिलता है। मंथ्स जो होते हैं वो वार्मर होने लगने वाले हैं, यानी धीरे धीरे अब क्या होगा, तो जो भी अभी आने वाला जो टाइम होगा उसमें गर्मी बढ़ने लगेगी, अब हम विंटर से बाहर निकलने लगेगी, तो ये चीज़ें आपको देखने मिली। ऐसा कहा जाता है कि सन की नॉर्थवर्ड जर्नी भी शुरू हो जाती है इसी दिन से, यानी अब सन जो है वो उत्तरायण में जाने लगता है, और जितना जितना अब ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, ये सदर्न हेमिस्फीयर है, अगर सन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में शिफ्ट होगा तो हमारे यहाँ गर्मी बढ़ने लगेगी। आपको जैसे कि पता है कि सन तो कहीं से कहीं शिफ्ट नहीं होता है, जो भी होता है वो अर्थ एक डायरेक्शन बनाती है, इसलिए अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सन के ज़्यादा करीब आ जाएगा, इसलिए ऐसा लगेगा कि सन जो है वो शिफ्ट हो गया। अब आपको सन अपने ज़्यादा ओवरहेड देखने मिलेगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वालों को। अब सदर्न हेमिस्फीयर में धीरे धीरे ठंड पड़ने लगेगी। ये नॉर्थवर्ड जर्नी को ही उत्तरायण कहा जाता है, और हिंदू बिलीफ ऐसे भी है जिसमें कहा जाता है एंड ऑफ जनवरी हेराल्ड्स बिगिनिंग ऑफ लॉन्गर डेज, इसके बाद से लंबे दिन शुरू हो जाते हैं जब से जनवरी खत्म हो जाता है। तो यही है कि अब मकर संक्रांति कहीं कहीं पे कहा जाता है, ये क्यों कहा जाता है, तो हमारे जो देश, अगर हम बात करें हमारे अर्थ की, तो ये इक्वेटर है जो कि 0 डिग्री है, ऊपर जो है 23.5 डिग्री पे आपको देखने मिलता है नॉर्थ में एक, और एक देखने मिलता है 23.5 डिग्री साउथ में। तो यहाँ पे आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर देखने मिलता है, और ऊपर आपको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन देखने मिलता है। तो अब सन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन में आने वाला है, तो सन अपने डायरेक्शन शिफ्ट कर रहा है, इसलिए मकर, कैप्रिकॉन को मराठी में मकर कहा जाता है, हिंदी में भी मकर कहा जाएगा, तो उसमें वो क्या कर रहा है, शिफ्ट हो रहा है, इसलिए मकर में संक्रांति हो रही है, इसलिए मकर या कैप्रिकॉन जोडियाक साइन में अब वो एंटर होने वाला है, इसलिए इसको मकर संक्रांति कहा जाता है। रिचुअल्स जो एसोसिएटेड है मकर संक्रांति या पोंगल के साथ, वो है टेकिंग बाथ। आपको क्या करना होगा, तो सबसे पहले नहाना होगा, उसके अलावा आपको नैवेद्य जो होता है, नैवेद्य यानी भगवान को फूड चढ़ाना होगा, लॉर्ड जो है सूर्य यानी सन गॉड को, उसके अलावा आपको कुछ दक्षिणा देनी पड़ेगी,
और उसके अलावा श्राद्ध रिचुअल्स भी करने पड़ेंगे, या फिर हम कहेंगे कि फास्टिंग्स करनी पड़ेगी। और ड्यूरिंग पुण्यकाल के वक्त आपको एक तरह से फास्टिंग करनी पड़ती है। वर्शिपर्स जो होते हैं वो सैक्रेड रिवर जैसे गंगा, यमुना, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी में भी जाके नहाते हैं, और इसे सेलिब्रेट किया जाता है सुबह सुबह उठ के एट द टाइम ऑफ सनराइज। जो बिलीवर्स होते हैं वो ये भी कहते हैं कि यहाँ पे आपके जितने भी पाप होते हैं वो पूरे धुल जाते हैं जब आप कोई डुबकी लगाते हो तो। और ये पीस और प्रॉस्पेरिटी का एक टाइम माना जाता है। यहाँ पे देखा गया तो है रीजनल वेरिएशन है सेलिब्रेशंस में, हर जगह अलग अलग सेलिब्रेशन होते हैं। जैसे 4 डे पोंगल फेस्टिवल तमिलनाडु में होता है, वो भोगी से शुरू होता है। और ये जो दिन होता है यहाँ पे घरों को साफ करना, डेकोरेट करना अपने एंट्रेंस को, राइस पाउडर जो होता है जिसे कोलम कहा जाता है वो, या फिर रंगोली कहा जाता है, वो बनाना विथ ड्राइड एंड कलर्ड वेजिटेबल्स उसमें डालना, ग्रेन्स उसमें डालना, ये सब किया जाता है तमिलनाडु में। मेन फेस्टिवल जो होता है वो सेलिब्रेट किया जाता है दूसरे दिन में तमिलनाडु में, और 3rd डे जो होता है उसे मट्टू पोंगल करके सेलिब्रेट किया जाता है। तो मट्टू का मीनिंग होता है बुल इन तमिल, और पोंगा का मीनिंग होता है एबंडेंस ऑफ राइस, यानी हम कहेंगे कि राइस, क्योंकि यहाँ पे राइस निकलता है, तो राइस निकलने के कारण यहाँ पे उसे सेलिब्रेट किया जाता है। और यहाँ पे वही है कि टॉयल्स ऑफ बुल जो होते हैं उससे गुड हार्वेस्ट होगा, आपका अच्छा हार्वेस्ट होगा, क्योंकि बुल यानी बैल, बैल जब खेत में काम करेगा तभी आपकी हार्वेस्टिंग अच्छी होगी। तो ये सब चीज़ें यहाँ मानी जाती है। हर साल जो फार्मर होते हैं वो टेम्पल्स में आते हैं और पूजा करते हैं गॉडेस पार्वती, लॉर्ड शिवा, लॉर्ड गणेश, लॉर्ड कृष्ण की। उसके साथ साथ पोंगल में होता क्या है, तो एक डिश होती है जिसमें राइस को मिक्स करके बॉइल्ड मिल्क और शुगर के साथ, और फिर उसे ड्यूरिंग फेस्टिवल उसे बनाया जाता है और वो लोगों को खिलाया जाता है। बाकी फेस्टिव डिशेस जो होती है उसमें लेमन और टैमरिंड राइस होता है, या फिर वड़ाज होते हैं, वड़ा, अलग अलग वड़ा होते हैं वो यहाँ पे दिए जाते हैं, या फिर वेजिटेबल ग्रेवीज, या फिर पयासम करके जो होता है वो राइस पुडिंग होती है, ये सब भी यहाँ पे खाया जाता है। उसके अलावा अलग अलग नाम है इसी फेस्टिवल को, अलग अलग नाम बता देता हूँ, इससे आपको क्वेश्चन करंट अफेयर्स आर्ट एंड कल्चर में आ सकते हैं GS1 में। जैसे मकर संक्रांति ओडिशा, महाराष्ट्र, गोवा, आंध्र, तेलंगाना, केरला और मोस्ट ऑफ द नॉर्थ इंडिया में इसे मकर संक्रांति नाम से बुलाया जाता है। फिर पौष परबोन करके है, ये बंगाल में इसे कहा जाता है। पोंगल इसे तमिलनाडु में नाम दिया है। भोगाली बिहू इसे आसाम में दिया है। लोहड़ी इसे हम कहते हैं पंजाब और जम्मू में। माघी इसे हरियाणा और हिमाचल में कहा जाता है। खिचड़ी पर्व इसे बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में कहा जाता है। तो लोहड़ी हो या फिर माघी हो या फिर खिचड़ी पर्व हो या भोगली बिहू हो, पोंगल हो, पौष परबोन हो या फिर हम कहेंगे मकर संक्रांति हो, ये अलग अलग नाम है एक सेम फेस्टिवल के, जिसे हम क्या कहे ये कह नहीं सकते। जिस भी रीजन में आप हो उस नाम से आप उसे बुलाएंगे। तो ये जो हमें करंट अफेयर देखने मिला अबाउट पोंगल, ये हमने लिया है, इसका सोर्स है PIB, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। अगला हमें करंट अफेयर देखने मिल रहा है वो है रिलेटेड टू कॉन्जाइन सिल्वर लाइन, एनवायरमेंट और इकोलॉजी से। रिसेंटली एक नई बटरफ्लाई की स्पीसी हमें मिली है, दैट इज कॉन्जॉइंट सिल्वर लाइन। ये डिस्कवर की है कर्नाटक में। ये जो स्पीसी है ये सबसे पहले 2008 में देखी गई थी, काफ़ी रिसर्च चला है 2021 में उसके बाद। अगर हम कॉन्जॉइंट सिल्वर लाइन की बात करें तो इसका साइंटिफिक नेम है सिगैरिटिस कॉन्जेंक्टा करके इनका नाम है। इट इज एंडेमिक टू मिड एलिवेशन, यानी वो एंडेमिक यानी वही पाई जाती है कहाँ पे, तो एवरग्रीन फॉरेस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स में ही पाई जाती है। वो भी एकदम ऊंचाई पे भी नहीं, एकदम नीचे भी नहीं, मिड एलिवेशन पे ये पाई जाएगी, मिडल में पाई जाएगी पहाड़ के। तो इस तरह से कुछ चीज़ें आपको पता चलती है। कॉन्जॉइंट सिल्वर लाइन जो बटरफ्लाई है इसके शाइनी विंग्स पैटर्न होते हैं, उसको हम कहेंगे कि कर्नाटक कोडागु डिस्ट्रिक्ट जो होते हैं वहाँ पे ये देखी जाती है वेस्टर्न घाट्स में। तो ये देखी जाती थी और 1970 से ये काफ़ी कम देखने मिलती है। तो अट्टापक्का बर्ड सेंचुरी वहाँ पे ये देखने मिलती। स्पेसिफिकली ये जो नाम होता है ये उसके ऊपर फ्यूज स्पॉट्स और बैंड्स हैं जो आपको देखने मिलते हैं उसके विंग्स पे, उसी से ये दिया गया, और उसका इंटरसेक्टर आई कैचिंग सिल्वरी लाइन्स है उसके ऊपर, वो भी आपको देखने मिलती है। तो ये जो नई बटरफ्लाई की स्पीसी है इज द साइज ऑफ 1 रुपी कॉइन, 1 रुपए के कॉइन जैसी ये देखने आपको मिलती है। और आपको आज वर्क दे रहा हूँ, इसे आप गूगल पे इसकी इमेज आपको खुद देखना है। मैंने इस वीडियो में रखने की सोच रहा था बट बोला आपको भी कुछ वर्क देना चाहिए, इसलिए ये काम मैंने आपको दिया हुआ है। इसका सोर्स है जहाँ से हमने करंट अफेयर लिया है वो है डाउन टू अर्थ। अगला जो आपको करंट अफेयर देखने मिलता है वो है शिमलीपाल काई चटनी, ज्योग्राफी में देखने मिलता है। रिसेंटली शिमलीपाल की जो काई चटनी उसको GI टैग दिया गया है। शिमलीपाल काई चटनी जो होती है ये बनती कैसे है, तो ये रेड
रिवर एंट से बनती है, यानी जो चींटियाँ होती है उससे चटनी बनाई जाती है। ये ट्राइबल जो उड़ीसा मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट के वो इसे खाते हैं। एंड्स जो होते हैं वो ज़्यादातर मयूरभंज के फॉरेस्ट में आपको देखने मिलते हैं। उसी में शिमलीपाल फॉरेस्ट भी आते हैं। एशिया का सेकेंड लार्जेस्ट बायोस्फीयर है शिमलीपाल फॉरेस्ट। यहाँ पे मेडिसिनल और इसकी अगर बात करें ये एंट के चटनी की या चींटी के चटनी की, तो इसमें मेडिसिनल और न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत अच्छी है। इसमें प्रोटीन बहुत मिलता है, कैल्शियम हो गया, जिंक हो गया, विटामिन B12, आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, ये सब आपको काफ़ी अच्छे से मिल जाता है। तो ये काफ़ी अच्छी हेल्दी चटनी है। और आपको ये भी बता दूं कि ये जो काई चटनी होती है इसको एंड्स को ग्राइंड करते हैं मैन्युअली, हाथ से। एक सिलबट्टा करके ग्राइंडिंग स्टोन होती है, उस पर इसकी चटनी बनाई जाती है, इसको ग्राइंड किया जाता है। और मयूरभंज के जो ट्राइब होते हैं वो इससे अपना लाइवलीहुड, इससे बेच के भी अपनी कमाई करके अपनी जिंदगियां काटते हैं। दे बिलीव दैट इट्स कंजम्पशन हेल्प्स बूस्ट इम्यूनिटी एंड प्रिवेंट डिसीजेस। तो ये भी अच्छा है, इससे इम्यूनिटी भी बढ़ती है और आपके डिजीजेस भी खत्म होते हैं। इसका सोर्स हमें मिला है इंडियन एक्सप्रेस। तो इंडियन एक्सप्रेस से ये करंट अफेयर्स की न्यूज़ ली गई है, चींटियों की चटनी या फिर कहेंगे शिमलीपाल काई चटनी। उसके बाद हम आते हैं PM ई बस स्कीम। गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड एक करंट अफेयर है। रिसेंटली जो ई बस वाले हैं उन्होंने एक PM ई बस सेवा स्कीम शुरू की है, ई बस। अब यहाँ पे क्या होता है, यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर जो होते हैं हरदीप सिंह पुरी, उन्होंने फ्राइडे को ये कहा है कि इस तरह की बसेस जो है वो चलाई जाएगी इस स्कीम के अंडर। इस महीने के एंड में ये स्कीम पूरी की जाएगी। अब अगर आप सोच रहे होंगे कि ये PM ई बस सेवा है क्या, तो सबसे पहले बता दूं ये 2023 में लॉन्च की गई थी। इसका यही था कि ई बस जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में लाई जाए। ई बस यानी आप जानते हैं इलेक्ट्रिक बस होती है, इलेक्ट्रिक पे चलने वाली बसेस है। तो अंडर जो PM बस सेवा स्कीम है उसमें 10,000 ई बसेस लाई जाएगी पूरे शहरों में। इसमें कैपिटल सिटीज होगी, यूनियन टेरिटरीज होगी, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, हिली स्टेट, सब कुछ होगा। यहाँ पे एक और बात आपको बता दूं, जो सेगमेंट्स है स्कीम के उसमें 2 सेगमेंट्स है। एक है ऑगमेंटिंग सिटी बस सर्विस एंड एसोसिएटेड इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रीन अर्बन मोबिलिटी इनिशिएटिव, यानी वही है कि एनवायरमेंट के लिए काफ़ी अच्छी होगी, काफ़ी अच्छी बस सर्विसेज शहरों में आएगी। और एक है ऑगमेंटिंग द बस सर्विसेज एंड एसोसिएटेड इंफ्रास्ट्रक्चर। अंडर दिस सेगमेंट हम यहाँ पे 2 चल रही हैं, एक चल रही है ऑगमेंटिंग सिटी बस सर्विसेज और दूसरा चल रहा है कि ग्रीन अर्बन मोबिलिटी इनिशिएटिव। तो पहला देख लेते हैं ऑगमेंटिंग सिटी बस सर्विसेज एंड एसोसिएटेड इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है। इसमें क्या होगा कि इलेक्ट्रिक बस ऑपरेशंस में लाई जाएंगी और सेंट्रल का असिस्टेंस मिलेगा। 10,000 इलेक्ट्रिक बस यहाँ पे लाई जाएगी। सेंटर इस पे पैसा लगाएगा और यहाँ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे चलेगी, यानी पब्लिक भी, गवर्नमेंट भी पैसा लगाएगा और प्राइवेट प्लेयर्स भी इसमें रहेंगे पैसा लगाने के लिए। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारी बनाने में हेल्प करेगा और काफ़ी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर ई बस के लिए बनाया जाएगा। दूसरा है ग्रीन अर्बन मोबिलिटी इनिशिएटिव, यानी हम ग्रीन के तरफ जाएंगे। ग्रीन एंड रिलेटेड टू एनवायरमेंट, यानी एमिशंस जो होंगे अर्बन एरिया में वो कम किया जाएगा ग्रीन हाउस गैसेस का, जिससे हमारा एनवायरमेंट जो है वो काफ़ी अच्छा रहेगा। आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है ग्रीन हाउस गैसेस के नाम। अगला है ऑपरेशन मॉडल। जो सिटी बस ऑपरेशंस होते हैं वो मैनेज किए जाएंगे PPP के चलते, यानी इसमें सिर्फ गवर्नमेंट नहीं होगा तो प्राइवेट प्लेयर्स भी होंगे, तो हमें फंडिंग भी अच्छे से हो जाएगी और बस सर्विस जो होगी वो 10 साल के लिए सपोर्ट करेगी। यहाँ पे काफ़ी सारे स्टेट्स और यहाँ पे जो सिटीज़ है वहाँ पे इसे लाया जाएगा, 10 साल तक ये चलते रहेगी। बेनिफिट जो होते हैं PM ई बस सेवा स्कीम के वो ये है कि इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी, इलेक्ट्रिकल व्हीकल यहाँ पे हमें मिलते रहेंगे स्कीम के थ्रू। फंड इजीली फाइनेंस भी हो जाएगा और हमारा जो चैलेंज है इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स वाला वो भी पूरा हो जाएगा। सिटीज जो होती है डेवलपमेंट ऑफ चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को भी सपोर्ट करेगा, यानी मेन है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ तो आ गई बट चार्जिंग का क्या, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमें मिलेगा इस इनिशिएटिव के चलते। इसमें प्राइवेट प्लेयर्स भी पैसा लगाएंगे और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी जो होती है इस कारण नॉइस और एयर पोल्यूशन भी नहीं होगा और कार्बन एमिशन भी काफ़ी कम हो जाएंगे। तो ये एक और हमें करंट अफेयर देखने मिला है, दैट इज PM ई बस सेवा स्कीम, दैट इज फ्रॉम द हिंदू। इस न्यूज़पेपर से हमें ये देखने मिलता है। तो इस तरह से आज के इस करंट अफेयर के वीडियो में हमने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पूरे किए, बट वीडियो खत्म नहीं हुआ, अभी कहीं जाइएगा मत, क्योंकि अभी तो आपको MCQ सॉल्व करने। तो प्रैक्टिस MCQ में आपको पहला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। तो क्वेश्चन है अनारदाना, स्टेट आसाम, वांचू वुडन क्राफ्ट, स्टेट लिखा है मिजोरम, कांची खारेक, स्टेट लिखा है गुजरात। तो कितने पेयर्स इसमें से करेक्ट है? ओनली 1, ओनली 2, ऑल 3, नन। और इसके जो आंसर्स है, ये पूरे क्वेश्चन के आंसर्स ये आपको कल के करंट अफेयर के वीडियो में मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन जो आपको देखने मिल रहा है वो है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 2 स्टेटमेंट्स दिए हैं, आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। अंडर PM ई बस सेवा स्कीम 10 लाख
10 lakh e-buses will be deployed across the city in the country. Statement 2, it will include all capital cities, union territories, northeastern region and hill states. Both statement 1 and 2 are correct, and 2 is the correct explanation of statement 1. That is the first option. Second, both statement 1 and 2 are correct, and statement 2 is not correct explanation of statement 1. Statement 1 is correct, but statement 2 is incorrect, and statement 1 is incorrect and statement 2 is correct. ये second question. और अब हम आते हैं आज के फाइनल क्वेश्चन की तरफ. With reference to FASTag, consider the following statement. FASTag is reloadable tag that allows automation deduction toll without having stop. FASTag is linked to prepaid account from which applicable toll amount is deducted. Tag uses radio frequency identification RFID technology. How many statement given above is or are correct? 2 only, 1, 2 and 3 only, 1 and 3 only, at 3 only. और इसके जो भी सही आंसर है वो आपको कल के करंट अफेयर्स वाले वीडियो में मिल जाएंगे. अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक जरूर करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस के भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए. अगर आप और अपडेट्स चाहते हैं तो फेसबुक पे मेरे पेज है श्रेयस बढ़िया इंटरप्रिटेशन को भी फॉलो और लाइक कर सकते हैं. अगर आप मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, अपने डाउट सॉल्व करना चाहते हैं तो आप मुझे श्रेयस बढ़िया द पीस लवर, ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी, इस पर आप फॉलो करके मुझे मैसेज में जो भी आपके डाउट्स है पूछ सकते हैं. आप कुछ मेल करना चाहते तो shreyasbadi@gmail.com पे मुझे मेल भी कर सकते हैं. उसके साथ साथ आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पे श्रेयस IAS एकेडमी, मेरे एकेडमी के पेजेस को भी फॉलो और लाइक कर सकते हैं ताकि और भी आपको नॉलेजेबल वीडियोस मिलते रहे. मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. अपना ख्याल रखिए. टेक केयर एंड हैव अ वेरी गुड डे.